हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ, जिसमें आज हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्रशासनिक विधि के नेक्स्ट 4 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको 9 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए थे एग्जाम के पर्पज से। ठीक है, 5 क्वेश्चन मैंने पहले वाली वीडियो में करा दिए थे और 5 क्वेश्चन हम आज पढ़ेंगे। पहला नहीं, 6th क्वेश्चन, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। डिस्कस द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सिद्धांत है जो सरकार की शक्तियों को अलग अलग हिस्सों में बांटने की बात करता है। जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, ये एक राजनीतिक सिद्धांत है और जो सरकार की शक्तियां होती हैं उनको अलग अलग हिस्से में बांटने की बात करता है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार की शक्तियों को सीमित करना और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना है। यह सिद्धांत सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने में भी मदद करता है। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति या संस्था को अधिक शक्ति न मिलने देना है। यह सिद्धांत लोकतंत्र की मूल भावना, लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, जो जनता है उनकी मूल भावना को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो इस शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है ये 3 अंगों पर आधारित है। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। ये 3 संविधान के अंग हैं जिनके लिए शक्ति पृथक्करण की बात कही गई है कि इन तीनों अंगों की जो शक्तियां हैं वो एक दूसरे में निहित नहीं होनी चाहिए। इन तीनों को अपने अपने अधिकार में स्वतंत्रता होनी चाहिए और कोई भी अंग यानी कि विधायिका कार्यपालिका में हस्तक्षेप नहीं करेगी और जो कार्यपालिका है वो न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, तो इसे ही कहा गया है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण यानी कि शक्तियों को अलग करना, प्रत्येक अंग को अपने अपने काम के लिए शक्ति को सौंपना। ठीक है, आगे और अच्छे समझ में आ जाएगा। इतिहास, जो शक्ति पृथक्करण है इसका इतिहास, अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में इस सिद्धांत का वर्णन किया है। जॉन लॉक ने भी अपनी पुस्तक सिविल गवर्नमेंट में इस सिद्धांत का उल्लेख किया है। जो अरस्तु हैं इन्होंने अपनी बुक पॉलिटिक्स में किया है इसका वर्णन, इसके बारे में बताया है। और जो जॉन लॉक हैं इन्होंने बताया है सिविल गवर्नमेंट बुक में इस सिद्धांत का उल्लेख किया है। फिर आते हैं मॉन्टेस्क्यू। इन्होंने भी ब्रिटिश संविधान की गतिशीलता को देखकर इस सिद्धांत की शास्त्रीय विवेचना की थी। जो ये अरस्तु हैं ये इसके जनक माने जाते हैं। किसके? शक्ति पृथक्करण के। ठीक है, फिर इसके बाद है मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। मॉन्टेस्क्यू के अनुसार सिद्धांत की 3 मुख्य शक्तियां होती हैं, विधायी शक्तियां, कार्यपालिका और न्यायिक। यानी कि विधायिका लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका। ठीक है, ये 3 शक्तियां हैं, जो मुख्य 3 शक्तियां हैं। इन्हीं के शक्ति पृथक्करण की बात की गई है कि इन तीनों को जो अधिकार हैं वो अलग अलग होने चाहिए। जैसे कि जो विधायिका है, संविधान में भी हमने पढ़ा था, विधायिका का कार्य है कानून को बनाना यानी कि अधिनियम को बनाना। और जो कार्यपालिका है इसका कार्य है उस अधिनियम के अनुसार कार्य करना। और जो न्यायपालिका है ये उस अधिनियम के अनुसार न्याय देती है। ठीक है, तो इन सबको अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र अधिकार होने चाहिए अपने कार्य को करने के लिए। तो इसी शक्ति पृथक्करण की बात की गई है इस सिद्धांत में, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत में। इन 3 शक्तियों को अलग अलग अंगों में बांटना चाहिए। शक्ति पृथक्करण के कारण यदि एक अंग में अधिक शक्ति होगी तो यह स्वतंत्रता के लिए खतरा हो सकता है, इससे अत्याचार हो सकता है और न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच संतुलन बिगड़ सकता है। अगर किसी एक ही अंग में सारी शक्तियां निहित हो जाएंगी, एक ही अंग के पास सारी शक्तियां होंगी, तो इससे क्या हो सकता है, अत्याचार बढ़ सकता है, स्वतंत्रता कम हो सकती है। तो इसीलिए सभी के पास अपने अपने अधिकार होने चाहिए। ठीक है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहता है कि सरकार की शक्तियों को एक ही जगह केंद्रित नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे अत्याचार हो सकता है। इसलिए शक्तियों को 3 अलग अलग अंगों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में बांटना जरूरी है। ठीक है, विधायिका करती है हमारे कानून बनाने का काम और जो कार्यपालिका है वो इसके अनुसार कार्य करती है। और जो न्यायपालिका है ये देती है न्याय। किसके अनुसार? जो भी विधायिका विधान बनाएगी, जो भी अधिनियम बनाएगी, एक्ट बनाएगी, उसके अनुसार ही न्यायपालिका क्या देगी? निर्णय देगी। हर अंग को अपनी तयशुदा शक्ति का ही उपयोग करना चाहिए। जो जो शक्तियाँ इनको दी गई हैं उन्हीं का इनको उपयोग करना चाहिए और दूसरे अंग की शक्तियों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस तरह सरकार में संतुलन और स्वतंत्रता बनी रहती है। ठीक है,
फिर है इसके बाद बैंड और फिलिप्स के अनुसार शक्ति पृथक्करण के अर्थ। बैंड और फिलिप्स ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को तीन मुख्य अर्थ बताए हैं। जो ये हैं बैंड और फिलिप्स, इन्होंने तीन मुख्य अर्थ बताए हैं किसके, शक्ति पृथक्करण के। तीन पॉइंट बताए गए हैं इसमें। पहला पॉइंट है सरकार के तीनों अंगों में अलग अलग लोग होने चाहिए, जैसे कि मंत्रीगण संसद में नहीं बैठने चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट है सरकार का एक अंग दूसरे अंग के काम में दखल नहीं देना चाहिए, यानी कि तीनों अंग स्वतंत्र हों, अपने अपने कार्य को करने के लिए कोई भी एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। जो जो शक्तियाँ उन अंगों को दी गई हैं, जैसे कि कार्यपालिका को अलग शक्तियाँ दी गई हैं और न्यायपालिका को अलग शक्तियाँ दी गई हैं, तो वो उन्हीं के अकॉर्डिंग अपने काम को करें और दूसरे अंग के कामों में दखल ना दें। तीसरा पॉइंट है एक अंग को दूसरे अंग के काम करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो एक अंग है वो दूसरे का काम ना करे, वो सिर्फ अपना काम करे। ठीक है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का अनुपालन। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का पालन अमेरिकी संविधान में किया गया है। इस संविधान के अनुसार विधायी शक्ति कांग्रेस संसद में निहित है। कांग्रेस भी बोला गया है संसद को, किसमें, अमेरिका में। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और न्यायपालिका शक्ति जो न्यायिक शक्ति है वो न्यायपालिका में निहित है। ठीक है। जो शक्ति पृथक्करण का अनुपालन है ये अमेरिका संविधान में बताया गया है कि कैसे कैसे होना चाहिए। ठीक है। फिर है अमेरिकी संविधान में शक्ति पृथक्करण। अमेरिकी संविधान में यह सुनिश्चित किया गया है कि एक अंग की शक्तियां दूसरे अंग में निहित नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस यानी कि संसद कानून बनाती है, यहाँ पे संसद लिखना, संसद कानून बनाती है लेकिन कार्यपालिका या न्यायपालिका के कामों में दखल नहीं देती। राष्ट्रपति कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग करता है लेकिन विधायी या न्यायिक शक्तियों में हस्तक्षेप नहीं करता। न्यायपालिका न्यायिक शक्तियों का उपयोग करती है और स्वतंत्र रूप से काम करती है। अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने भी शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को महत्वपूर्ण बताया है। किलबॉर्न बनाम थॉमसन 1881 के मामले में न्यायालय ने कहा कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के सफलतापूर्वक चलने के लिए आवश्यक है। अगर शक्ति पृथक्करण नहीं होगा तो संविधान स्वतंत्रतापूर्वक या फिर सफलतापूर्वक नहीं चल पाएगा। ठीक है। तो तीन चीज याद रखना इसमें, एक तो संविधान के तीन अंग जिनमें शक्तियों के पृथक्करण की बात की गई है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। फिर है इसके बाद भारतीय संविधान में शक्ति पृथक्करण। ठीक है। अमेरिका में शक्ति पृथक्करण की बात की गई है वो याद रखना, और अमेरिकन संविधान के अनुसार जो शक्ति पृथक्करण का अनुपालन है उसको याद रखना। ठीक है। भारतीय संविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का सख्त पालन नहीं किया गया है। हालांकि अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात कही गई है, लेकिन संविधान में शक्तियों को औपचारिक विभाजन का स्पष्ट प्रावधान नहीं है। जो हमारे डीपीएसपी हैं, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनमें जो आर्टिकल है 50, इसमें बताया गया है न्यायपालिका और कार्यपालिका की शक्तियों का विभाजन, फिर शक्ति पृथक्करण। ठीक है। ये आर्टिकल याद रखना। संविधान के पार्ट 4 में जो डीपीएसपी हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसके अनुच्छेद 50 में बताया गया है, संविधान के अनुच्छेद 50 में। ठीक है। ये पार्ट है कि कौन से पार्ट में, अनुच्छेद 50 पार्ट 4 में। इसके बजाय भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है जहां कार्यपालिका और विधायिका के बीच घनिष्ठ संबंध है। राष्ट्रपति के पास नामात्र की शक्ति है जबकि वास्तविक शक्ति मंत्री के पास होती है जो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। जो राष्ट्रपति है इसे एग्जीक्यूटिव हेड कहा जाता है, जो कार्यपालिका है इसका हेड कहा जाता है इसे, लेकिन ये सिर्फ नामात्र के लिए होता है, सिर्फ नाम के लिए। जबकि वास्तविक कार्य करता है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद का हेड होता है प्रधानमंत्री। ठीक है। तो प्रधानमंत्री काम करता है सारे, जो राष्ट्रपति है इसकी सलाह से सारे काम को आगे चलाता है, प्रधानमंत्री की सलाह से। ये लिखा हुआ है आर्टिकल 74 में। भारतीय संविधान के आर्टिकल 74 में जो प्रधानमंत्री है
उसके कार्यों के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की राय पर सारे कार्य करता है। ठीक है, जो राष्ट्रपति है वो सिर्फ नाम के लिए राष्ट्रपति है, बाकी सारे काम करता है प्रधानमंत्री। फिर कुछ अनुच्छेद हैं वो याद रखना आप, लिख कर आना, अलग से मेंशन करके आना कि भारतीय संविधान में शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है, जो बात है वो कही गई है आर्टिकल 50 में। ठीक है, और राष्ट्रपति को 52 में बताया गया है, अनुच्छेद 52 में। और जो ये है मंत्रिपरिषद जिसका प्रधान होता है प्रधानमंत्री, इसको बताया गया है 74 में, आर्टिकल 74 में। प्रधानमंत्री की राय से ही जो राष्ट्रपति है वो सारे काम करता है। ठीक है, फिर आता है इसका निष्कर्ष। फिर है इसके बाद निष्कर्ष। जो आर्टिकल हैं सारे, जो अनुच्छेद हैं वो याद रखना। अनुच्छेद 50 जरूर लिख कर आना। अनुच्छेद 50 में भारतीय संविधान के अंदर शक्ति पृथक्करण की बात की गई है, और इसका मतलब है कि जो 3 अंग होते हैं भारतीय संविधान के अंदर, 3 अंगों की बात की गई है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनके बीच संबंध जो है वो अलग अलग होने चाहिए, इनको अलग अलग शक्तियाँ होनी चाहिए, और ये स्वतंत्र रूप से अपने अपने क्षेत्र में कार्य करें। विधायिका कार्यपालिका में हस्तक्षेप ना करे और कार्यपालिका न्यायपालिका में हस्तक्षेप ना करे। ठीक है, विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है कार्य करना उन कानून के अनुसार, और जो ये है जो न्यायपालिका है उसका कार्य है न्याय करना। ठीक है, जिसका उद्देश्य सरकारी शक्तियों को संतुलित करना है और नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना है। अमेरिकी संविधान में इसका पालन किया गया है, जबकि भारतीय संविधान ने इसे लचीले रूप से अपनाया है। भारत में विधायिका कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध होते हुए भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का संवैधानिक निर्देश देता है। कुल मिलाकर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत शासन तंत्र में नियंत्रण संतुलन बनाए रखकर लोकतंत्र को मजबूत बनाना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकहितवाद क्या है, भारत में इसकी उत्पत्ति और विकास का वर्णन कीजिए। व्हाट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं PIL, डिस्कस इट्स ओरिजिन एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। जो लोकहितवाद है, इस क्वेश्चन को मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट पढ़ा था उसमें आपको लोकहितवाद वाला क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, और एक क्वेश्चन और पढ़ाया हुआ है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत, विधि के शासन का सिद्धांत, कानून का शासन, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, जिसे प्रोफेसर डाइसी ने दिया है। ठीक है, तो उसको जो ये क्वेश्चन है इसको वहां से कवर कर लेना, मैंने प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दिए हैं। ठीक है, लोकहितवाद, इसका परिचय। लोकहितवाद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL भारत की न्याय व्यवस्था में एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से समाज के कमजोर, गरीब, अनपढ़ और असहाय लोगों के अधिकारों की रक्षा की जाती है। जब कोई व्यक्ति खुद अदालत नहीं जा सकता तब उसके लिए कोई भी व्यक्ति या संस्था अदालत में याचिका दायर कर सकती है। इसी को लोकहितवाद कहा जाता है। लोकहितवाद यानी लोगों के हित के लिए कोई वाद दायर करना किसी व्यक्ति द्वारा, किसी संस्था द्वारा, इसे ही लोकहित कहा जाता है। ठीक है, फिर है इसके बाद लोकहितवाद का अर्थ। सबसे पहले इसका परिचय दिया हमने, इसके बाद इसका अर्थ, मीनिंग ऑफ PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। लोकहितवाद वह विधिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, संस्था, सामाजिक कार्यकर्ता या संगठन जिसका स्वयं का प्रत्यक्ष हित प्रभावित न हो, यानी कि उसका खुद का कोई हित ना हो, तब भी वह जनहित, मानवाधिकार, पर्यावरण, उपेक्षित वर्ग, श्रमिकों, महिलाओं, कैदियों, बालकों आदि के हितों की रक्षा हेतु न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लोकहितवाद न्याय की निजी से सार्वजनिक रूपों में विकास की प्रक्रिया है। जो ये लोकहितवाद है इसका मतलब है कि ये एक ऐसी विधिक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी के भी लिए, कोई संस्था है, कोई व्यक्ति है, कोई सामाजिक कार्यकर्ता है, कोई संगठन है जिसका खुद का कोई हित नहीं है, जिसका खुद का कोई हित प्रभावित नहीं होता है, वो भी लोकहितवाद दायर कर सकता है। मानवाधिकार के लिए, पर्यावरण के लिए, उपेक्षित वर्ग के लिए, श्रमिकों के लिए, महिलाओं के लिए, कैदियों के लिए, बालकों के लिए, इन सभी के लिए लोकहितवाद दायर किया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए एक MC मेहता हैं जो कि बहुत फेमस हैं, उन्होंने काफ़ी ऐसे लोकहितवाद दायर किए हैं। फिर है भारत में लोकहितवाद की उत्पत्ति। भारत में PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लोकहितवाद की शुरुआत 1970 के आखिरी वर्षों और 1980 के शुरुआती वर्षों में हुई। इसका श्रेय मुख्य रूप से भारत के 2 महान न्यायाधीशों, न्यायमूर्ति PN भगवती और न्यायमूर्ति BR कृष्णा अय्यर को जाता है। भारत में PIL का जन्म
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लोकहितवाद का जन्म न्यायालयों द्वारा सामाजिक न्याय आवश्यकता को महसूस करने के कारण हुआ। फिर है इसके बाद उत्पत्ति के मुख्य कारण। जो लोकहितवाद है इसकी उत्पत्ति के मुख्य कारण। पहला पॉइंट है समाज में गरीबी, अशिक्षा और आर्थिक समानता। जो लोकहितवाद है इसकी उत्पत्ति के ये कारण हैं कि किस कारण से लोकहितवाद का जन्म हुआ, लोकहितवाद को लाया गया। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है शोषित व वंचित वर्गों की न्याय तक सीमित पहुंच। फिर तीसरा पॉइंट है प्रशासनिक उदासीनता और मौलिक अधिकारों के लगातार उल्लंघन। फिर फोर्थ पॉइंट है संवैधानिक न्यायपालिका की जन न्याय की ओर बढ़ती संवेदनशीलता। ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आता है तो इस क्वेश्चन को रेडी कर लेना। अगर आपको जो पहले वाला क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था आपको वो आपको याद है तो उसे रेडी कर लेना। ठीक है। फिर है एक केस लोकहितवाद के ऊपर, हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य 1979। इस मामले में लोकहितवाद की नींव रखी। जेलों में बंद कैदियों को अमानवीय स्थिति पर अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर याचिका दायर की गई। ये पॉइंट याद रखना कि जो कैदी हैं, जेल में कैदी बंद हैं, उनकी अमानवीय स्थिति पर अखबार में रिपोर्ट प्रकाशित के आधार पर इस याचिका को दायर किया गया था। ठीक है। बिहार न्यायालय ने कहा न्याय केवल संपन्न लोगों के लिए नहीं, गरीब और असहाय के लिए भी समान रूप से उपलब्ध होना चाहिए। यह मामला लोकहितवाद की शुरुआत माना जाता है। जो लोकहितवाद है इस मामले के द्वारा इसकी शुरुआत मानी जाती है। और पहला मामला है हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य का 1979 का, जिसमें जो जेल में बंद कैदी हैं उनकी अमानवीय स्थिति, जो उनकी खराब स्थिति थी, उसका प्रकाशन किया गया था अखबार में, जिसके लिए ये याचिका दायर की गई थी। ठीक है। फिर आते हैं MC मेहता का केस। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1988 का ये केस है। MC मेहता ने गंगा नदी के प्रदूषण पर याचिका दाखिल की, जिसमें कहा गया कि टैनियों और फैक्ट्रियों का गंदा पानी नदी को दूषित कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कई कारखानों को बंद करने और सभी को प्रदूषण नियंत्रण लगाने का आदेश दिया। अदालत ने माना कि गंगा नदी को प्रदूषित करना लोगों के जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। इस मामले ने नदी संरक्षण के लिए ऐतिहासिक दिशा दी। ये जो केस है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये गंगा नदी का जो जल है उससे रिलेटेड है कि जो फैक्ट्रियों का गंदा पानी है वो नदी में जाता है, जिसकी वजह से पानी को जिसकी वजह से पानी दूषित होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कई कारखानों को बंद करने का आदेश दिया था। ठीक है। इसमें सिर्फ 2-3 चीज याद रखना। एक तो ये नाम MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसकी ईयर और गंगा नदी। ठीक है। फिर है इसके बाद इसका दूसरा केस MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ही, AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर 1986। एक केस है 1988 का गंगा जल से रिलेटेड, और दूसरा केस है ओलियम गैस से रिलेटेड है। ठीक है। दिल्ली के श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर कारखाने से ओलियम गैस रिसाव होने पर कई लोग बीमार पड़े। जो दिल्ली में फूड एंड फर्टिलाइजर कारखाने हैं उनसे ओलियम गैस निकली, जिनकी वजह से कई लोग बीमार पड़े। एक वकील की मौत हो गई। MC मेहता ने इस दुर्घटना के खिलाफ याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खतरनाक पदार्थों का उपयोग करने वाले उद्योग पूर्ण के सिद्धांत के तहत पूरी तरह जिम्मेदार होंगे और किसी भी दुर्घटना के लिए कोई बहाना नहीं चलेगा। इस केस ने भारत में पर्यावरण कानून की नींव मजबूत की। ठीक है। पहला केस MC मेहता का, इसमें 3 केस है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके अभी भी काम आएगा और आगे आने वाले जो सेमेस्टर में उनमें भी ये काम आएगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना। और इसके जो 3 केस हैं, हुसैनारा खातून वाला, MC मेहता का एक गंगा जल से रिलेटेड, और MC मेहता का एक ओलियम गैस से रिलेटेड, ये 3 केस हैं। इन तीनों को याद रखना। ठीक है। फिर आता है इसका लोकहितवाद के मुख्य उद्देश्य, कि इसके मुख्य उद्देश्य क्या है। वंचितों और कमजोरों को न्याय सुनिश्चित कराना। जो लोग वंचित हैं, उन्हें नहीं पता है कि क्या करना चाहिए, कैसे केस फाइल करना चाहिए, फिर कहाँ जाना चाहिए इन चीज़ों से बचने के लिए, तो उनको न्याय सुनिश्चित कराना, उनको न्याय दिलाना। सामाजिक व पर्यावरणीय मुद्दों पर न्यायालय की सक्रियता। प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ाना, यानी कि प्रशासन जवाब देगी कि ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ। मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, सामाजिक न्याय और कल्याणकारी राज्य के उद्देश्यों को साकार करना। ठीक है। अब आते हैं हम वर्तमान स्थिति पे। वर्तमान स्थिति। वर्तमान समय में लोकहितवाद भारतीय विधिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण, भ्रष्टाचार, महिला और बाल संरक्षण, उपभोक्ता हित आदि में PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लोकहितवाद व्यापक रूप से
प्रयोग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने और उच्च न्यायालयों ने इसे नियंत्रित और सुरक्षित करने के लिए उचित नियम बनाए हैं। ठीक है, फिर आता है इसका निष्कर्ष। निष्कर्ष आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। ठीक है, तो बस ये था लोकहितवाद का क्वेश्चन। अगर आपको ये ठीक लगता है तो आप इसको पढ़ लेना। अगर आपको दूसरा वाला क्वेश्चन अच्छा लगता है, जो पहले पढ़ा था वो अच्छा लगता है, वो याद हो जाता है, तो उसको याद कर लेना। ठीक है, अधिकार परीक्षा रिट को वारंटो, मैंने आपको 2-3 रिट बताई थी जो सबसे ज़्यादा पूछी जा रही हैं, उन सभी को रेडी कर लेना। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की रक्षा तथा प्रशासनिक मनमानी को रोकने के लिए अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, जो अनुच्छेद 32 है ये है सुप्रीम कोर्ट के लिए, और जो 226 है ये है हाई कोर्ट के लिए। ये आर्टिकल ये अधिकार देते हैं कि अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, और अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट में जा सकते हो रिट दायर करने के लिए। ठीक है, अनुच्छेद 32 और 226 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिटें जारी करने का अधिकार प्राप्त है। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण रिट है अधिकार प्रेक्षा, यानी कि को वारंटो, जिसका उपयोग किसी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से अधिग्रहण या कब्जा करने की स्थिति में किया जाता है। इस रिट का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक पदों पर केवल वही लोग नियुक्त हों जो विधि द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, यानी कि जो विधि द्वारा योग्यता दी गई है उन शर्तों को पूरा करते हैं, वही लोग पद को धारण कर सकते हैं। और ये रिट मोस्टली यूज की जाती है सरकारी पद के लिए। ठीक है, कि कोई व्यक्ति अगर सरकारी पद पे बैठा है, वो सरकारी पद पे बैठकर कोई कार्य कर रहा है, अगर वो कोई ऐसा कार्य करता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो उससे ये क्वेश्चन किया जाएगा कि आप किस अधिकार से इस कार्य को कर रहे हैं, आप किस अधिकार से इस पद पर बैठे हैं। फिर है अधिकार परीक्षा की परिभाषा। को वारंटो डेफिनेशन। को वारंटो लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है किस अधिकार से। आपने जो ये पद धारण किया हुआ है वो किस अधिकार से किया हुआ है, अर्थात न्यायालय ऐसे व्यक्ति से पूछता है कि वह किस कानूनी अधिकार के आधार पर किसी सार्वजनिक पद पर कार्य कर रहा है। यदि न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि व्यक्ति की नियुक्ति कानून के विरुद्ध है, तो वह रिट जारी कर उस व्यक्ति को पद छोड़ने का आदेश दे सकता है। ठीक है, फिर है इसके उद्देश्य। अधिकार परीक्षा रिट का उद्देश्य है कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक पद पर बिना कानूनी अधिकार के कार्य न करे, अनुचित मनमानी या अवैध नियुक्तियों को रोका जाए, सार्वजनिक स्थानों में विधि शासन रूल ऑफ लॉ को स्थापित रखा जाए, सार्वजनिक पद केवल योग्य पात्र और विधि अनुसार चयनित व्यक्तियों के हाथों में हो। इस प्रकार यह रिट व्यक्तिगत नुकसान की बजाय सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए जारी की जाती है, यानी कि सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति बैठा है और वो अवैध रूप से कार्य कर रहा है, तो उसके लिए को वारंटो की रिट जारी की जा सकती है कि वो किस अधिकार से कार्य कर रहा है, उससे ये पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर आते हैं इसके बाद कि ये कब जारी की जाती है। जो को वारंटो है, जो अधिकार परीक्षा रिट है, वो कब जारी की जाती है, जब पद सार्वजनिक हो, यानी कि जो पद है वो सार्वजनिक होना चाहिए, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं उनके लिए इस रिट को जारी किया जाता है। जब नियुक्ति कानून या नियमों के विरुद्ध हो, जब व्यक्ति पद के लिए आवश्यक योग्यता न रखता हो, जब नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितता या धोखाधड़ी पाई जाए। ठीक है, फिर आते हैं इसके बाद हम इस एक केस पे, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर वर्सेस गोविंदा राव AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर 1965 सुप्रीम कोर्ट का एक केस है। ठीक है, यह अधिकार परीक्षा रिट के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण और मार्गदर्शक निर्णय माना जाता है। इस मामले में मैसूर विश्वविद्यालय ने रीडर शिक्षक के पद पर एक व्यक्ति की नियुक्ति की थी। इस नियुक्ति को चुनौती दी गई कि यह विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार वैध नहीं है, और चयनित व्यक्ति, जिस व्यक्ति का चयन किया गया है, जिस व्यक्ति को चुना गया है शिक्षक के लिए, वो निर्धारित शैक्षिक योग्यता पूरी नहीं करता है, यानी कि उसके पास वो योग्यता है ही नहीं कि वो एक शिक्षक के पद पर नियुक्त किया जा सके। ठीक है, याचिकाकर्ता ने को वारंटो की रिट की मांग की, यह कहते हुए कि चयनित व्यक्ति, जो चुना गया व्यक्ति है, किस अधिकार से उस पद पर बैठा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब कोई सार्वजनिक पद है और उसकी नियुक्ति विधि के विपरीत की गई है, तो अदालत को वारंटो जारी कर सकती है। कोर्ट ने यह, जो न्यायालय है, उसने यह स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस रिट के लिए याचिकाकर्ता का पद से व्यक्तिगत हित होना आवश्यक नहीं है। जो याचिकाकर्ता है, जिसने वाद दायर किया है, को वारंटो जो रिट फाइल की है, उसका व्यक्तिगत, उसका कोई पर्सनल हित होना आवश्यक नहीं है, वो किसी और के लिए भी रिट दायर कर सकता है। ठीक है,
यह जनहित का उपाय है, जनता के हित का उपाय है। कोर्ट ने पाया कि नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितता थी, लेकिन चयनित व्यक्ति न्यूनतम योग्यता रखता था, इसलिए रिट नहीं दी गई। इस मामले में यह सिद्धांत स्थापित किया गया कि को वारंटो केवल तब जारी होगी जब नियुक्ति स्पष्ट रूप से कानून के विरुद्ध हो। ठीक है, उस व्यक्ति के अंदर योग्यता थी, न्यूनतम योग्यता थी, इसलिए इस रिट को क्या कर दिया, नामंजूर कर दिया। ठीक है, फिर इसके बाद एक और केस है, बी श्रीनिवासा रेड्डी वर्सेस कर्नाटका अर्बन वाटर सप्लाई बोर्ड 2006 का ये मामला है। इस मामले में राज्य सरकार ने जल पूर्ति बोर्ड में एक व्यक्ति को मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया। याचिकाकर्ता ने दावा किया, जिसने याचिका दायर की है, जिसने केस फाइल किया है, उसने दावा किया कि नियुक्त व्यक्ति कानून में निर्धारित योग्यता और अनुभव नहीं रखता। जो व्यक्ति नियुक्त किया गया है वो कानून में निर्धारित योग्यता नहीं रखता, जो भी निर्धारित योग्यता दी गई है वो उन्हें पूरा नहीं करता, और सरकार ने नियमों को नज़रअंदाज करके मनमानी रूप से नियुक्ति कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि को वारंटो रिट जारी करने के लिए तीन बातें देखी जाती हैं। पहली, पद सार्वजनिक होना चाहिए। दूसरी, नियुक्ति नियमों के अनुसार होनी चाहिए। तीसरी, व्यक्ति आवश्यक योग्यता रखता हो। ठीक है, ये तीन बातें हैं, को वारंटो रिट जारी करने के लिए ये चीज़ें देखी जानी चाहिए। कोर्ट ने इस मामले में पाया कि नियुक्ति प्रक्रिया विधिवत नहीं थी और नियमों की अवहेलना हुई थी, इसलिए अदालत ने कहा कि ऐसी नियुक्ति पर को वारंटो जारी किया जा सकता है। इस फैसले ने यह सिद्धांत स्पष्ट किया कि को वारंटो व्यक्तिगत विवाद नहीं बल्कि सार्वजनिक कानून का प्रश्न है, और अदालत का काम यह देखना है कि सार्वजनिक कार्यालय पर बैठने वाला व्यक्ति वैधानिक रूप से योग्य है या नहीं। ठीक है, तो इसमें इस रिट को माना गया था और उस व्यक्ति की नियुक्ति को हटाया गया था, यानी कि उस व्यक्ति को उसके पद से हटाया गया था। ठीक है, ये दो केस हैं इसमें, इनको याद रखना और इसका निष्कर्ष आप अपने शब्दों में लिख सकते हो।